हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसमें पदार्थ के बारे में पढ़ लेता हूँ, मिश्रण यौगिक सब पढ़ के लास्ट में अपन चल रहे थे मिश्रणों के पृथक्करण की विधियां अपन ने पढ़ी। अब अपन पढ़ेंगे वायु से गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं। वायु से गैसों का पृथक्करण, वायु से गैसों का पृथक्करण। वायु से गैसों का पृथक्करण। अब वायु में अनेक प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। मतलब ये एक प्रकार का सममांगी मिश्रण है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, तो इनमें अपने को पर्सनल किसी विशेष गैस का यदि पृथक करना हो, जैसे अपने को ऑक्सीजन गैस प्राप्त करनी हो या नाइट्रोजन गैस प्राप्त करनी हो, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम वायु जिसका भी अपने को शुद्धिकरण करना है तो उसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करने से पहले क्या कहता है, सबसे पहले वायु का दाब बढ़ाकर ताप कम करके वायु को संपीड़ित करके द्रवित अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले वायु का दाब बढ़ा, वायु पे प्रेशर डाल के टेम्परेचर कम करके वायु को संपीड़ित कर द्रवित अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। फिर द्रवित अवस्था का जो है वो प्रभाजी आसवन द्वारा उसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है। और जब गर्म किया जाता है तो क्वथनांक के अनुसार जिस गैस का क्वथनांक कम होगा वो जल्दी बाहर निकलेगी, जिससे कम होगा वो भी कम। जैसे ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन गैस हैं, तो ऑक्सीजन का क्वथनांक -183, आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196 के डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका पृथक्करण कर लिया जाता है। तो क्या कहते हैं, वायु एक सममांगी मिश्रण है। वायु एक सममांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बच्चों, सममांगी मतलब समान, इस सभी में गैस 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 गैस, सममांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। वायु एक सममांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो प्रभाजी आसवन द्वारा द्रवों का पृथक्करण होता है, न कि गैसों का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने को इन गैसों पर दाब बढ़ाकर तो ताप कम करके इनको पहले क्या करना पड़ेगा, संपीड़ित कर द्रव अवस्था में परिवर्तित करना पड़ेगा, मतलब द्रवित अवस्था में इसको लाना पड़ेगा। और उसके पश्चात प्रभाजी आसवन द्वारा धीरे धीरे इनको गर्म करके इनका पृथक्करण किया जाएगा। देखो बच्चों एग्जाम्पल, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम, ये एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ आपकी, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस पृथक करना चाहते हैं तो यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस पृथक करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों
को पृथक करना होगा, को पृथक करना होगा। वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए इसमें द्रव वायु प्राप्त करने के लिए गैसों पर प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है। प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है। पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर और फिर ताप को घटाकर उसे संपीड़ित कर द्रवित किया जाता है। संपीड़ित कर द्रवित किया जाता है। संपीड़ित कर द्रवित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। धीरे धीरे गर्म किया जाता है। धीरे धीरे गर्म किया जाता है। जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। इस प्रकार जो है वो अपन प्रभाजी आसवन द्वारा वायु के मिश्रण से या गैसों के मिश्रण से ऑक्सीजन गैस को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों।
इसमें प्रेशर डालने के लिए तो दबाव बनाने के लिए कंप्रेस, वायु को दबाव बनाने के लिए प्रेशर डालने के लिए है। ये छानक है और छानकर यहां से क्या आ रही है, वायु आ रही है छन के, वायु निवेश, वायु निवेश मार्ग है ये। यहां से छनकर वायु आ रही है, यहाँ पे इसका दबाव बना देता है, दबाव में वायु, दबाव में वायु। गर्म वायु है, जमा हुआ शीतल जल प्रवेश, यहाँ पे इसको ठंडा कर रहे हैं। जमा हुआ शीतल जल प्रवेश, और ये है जल निर्गत, वापिस जल बाहर निकल रहा है, जल निर्गत विद्युत अवस्था में होगी। यहाँ पे शीतल संपीड़ित वायु, शीतल संपीड़ित वायु, ये आते हैं शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत, शुष्क बर्फ के रूप, शुष्क बर्फ के रूप में CO2 निर्गत, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्गत। पृथक करने वाला, पृथक करने वाला, यहाँ से वायु का पृथक्करण होगा।
द्रवित ऑक्सीजन, यह द्रव्य ऑक्सीजन प्रवाजी आसवन कॉलम, प्रवाजी आसवन कॉलम, इसमें नाइट्रोजन निर्गत और आर्गन निर्गत, नाइट्रोजन निर्गत, आर्गन निर्गत। नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाएगी। यह है विस्तारक जेट, विस्तारक जेट, और यह है द्रवीय वायु, द्रवीय वायु। यह है बच्चों वायु से गैसों के पृथक्करण करने की। सबसे पहले क्या करेंगे, छानक वायु लेंगे, छानक वायु के इसमें प्रेशर डालकर क्या करेंगे, संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से वायु गर्म वायु किसमें जाएगी, इसमें जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, शीतल जल प्रवेश कराएंगे, जमा हुआ बिल्कुल ठंडा जमा हुआ शीतल जल प्रवेश कराएंगे तो ये गर्म वायु बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। शीतल संपीड़ित वायु जब इसमें आएगी तो यहाँ पृथक्करण करने वाली टंकी है, तो यहाँ से शुष्क बर्फ के रूप में CO2 निर्गत बाहर निकल जाएगी, बाकी गैस अंदर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे द्रवीय वायु विस्तारक जेट है, यहाँ पे विस्तार होगा वायु का, द्रवीकरण का। फिर ये प्रवाजी आसन, प्रवाजी आसन में क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पे ये अपने क्वथनांक के अनुसार जो है, जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्पित बन के बाद आएगी, जिसका उससे ज्यादा वो उससे बाद में, उससे ज्यादा उसके बाद में। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे अपन को द्रवीय ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अपन जो है वायु के मिश्रण से ऑक्सीजन गैस का पृथक्करण करते हैं। अब जलघर से जल का शुद्ध निकाल, जलघर से जल के शुद्ध करने के लिए जो अगर टंकियां होती हैं, सबसे पहले जल का भंडारण, फिर एक जो है दूसरे नंबर की टंकी आती है, उसे तलहट टैंक कहते हैं, फिर भार टैंक, फिर छानक टैंक, और फिर बाद में अपने को शुद्ध पानी प्राप्त हो जाता है। तो ये आप आसानी से बुक से बना सकते हैं। उसमें केवल डायग्राम पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पहुंचता है जल के शुद्धिकरण के लिए। आगे चलो, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था में बदलाव ही क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा। किसी पदार्थ की अवस्था में बदलाव ही क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा। अब यहाँ पे परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के, एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण बदल जाते हो, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का पानी में बदलना, पानी का गैस में बदलना, गैस का वापस से बर्फ में बदलना, या द्रव में बदलना तथा द्रव का वापस से बर्फ में बदलना। ये एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, जो आपको मैंने पीछे लिखवा दिया है। उसके बाद में है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी बदलाव हो जाए तो कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। दूसरी रासायनिक परिवर्तन, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का दहन,
कार्बन मतलब लकड़ी का जब दहन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, उष्मा। इसी प्रकार मीथेन का यदि दहन करते हैं तो अपने पास होता है CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा। तो जो केमिकल रिएक्शन जितनी भी हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो जो हैं वो कहलाती है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। ठीक है बच्चों, मैंने ये सारी चीजें आपको पहले पीछे लिखवा दी है, फिर एक बार दोबारा लेकर बताता हूँ। मैं थोड़ा सा लिखवाता हूँ भौतिक परिवर्तन। पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ का रूप, पदार्थ की अवस्था कहते हैं, पदार्थ की अवस्था, कोमा रंग, रूप यानी आकार आदि में परिवर्तन होता है, 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 भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनकी रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, फिर वाष्प का द्रव में बदलना, फिर द्रव का बर्फ में बदलना, फिर बर्फ का गैस में बदलना, और फिर गैस का बर्फ में बदलना। ठीक है बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। ठोस द्रव में बदल सकती है, द्रव गैस में, गैस ठोस में, ठोस गैस में, गैस द्रव में और द्रव ठोस में। ये तो कहलाएगा संघनन। ये कहलाएगा वाष्पन। ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन और गैस का ठोस में भी ऊर्ध्वपातन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वो कहलाएंगे भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी बदलाव होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कार्बन का दहन, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब जो परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। अब आपने एक चीज इसमें नोट की होगी कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो एक बार क्रियाकारक से उत्पाद बनने के बाद में उत्पाद से वापस क्रियाकारक नहीं बना। जैसे एक बार कार्बन का दहन हो गया तो वापस कार्बन नहीं बनेगा, एक बार लोहे पर जंग लग गई तो बिना जंग लगे नहीं रहेगा, एक बार दूध से दही बन गया तो वापस दूध नहीं बनेगा। जबकि भौतिक परिवर्तन थे उसमें ठोस बर्फ में जा रहा था, बर्फ द्रव में जा रहा था तो द्रव बर्फ में जा रही थी। तो वो परिवर्तन जो है वो उत्कर्षणीय प्रकार का परिवर्तन है, और ये जो परिवर्तन ये है अणु उत्कर्षणीय प्रकार का। तो यहां मैं लिखता हूं भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। उत्क्रमणीय प्रकार का होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। अणु उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर देखते हैं नेक्स्ट।